नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है अंतर्जात एवं बहिर्जात बल, यानी इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बलों की उत्पत्ति ध्रुव स्रोतों से होती है। अब यहाँ पे भूतल कहा गया है, तो भूतल कहने का मतलब है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग। ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम भूतल कहते हैं। तो इस भूतल पर जो परिवर्तन लाने बल हैं उसके दो स्रोत हैं। पहला है पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। इन बलों द्वारा भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है, यानी असमानताओं का जन्म होता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई समतल सतह है आपकी, ठीक है, तो ये समतल सतह अंतर्जात बलों के द्वारा कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है, यानी उसमें असमानताएं पैदा हो जाती हैं। दूसरा जो स्रोत है वो है पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न बल, यानी इस बल को बहिर्जात बल कहा जाता है। इन्हें समतल स्थापक बल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बल पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा भूतल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने का सतत प्रयत्नशील रहते हैं, यानी कि सतत प्रयास करते हैं। कहने का मतलब है ये आपकी समतल सतह है, अंतर्जात बलों के द्वारा इसमें विषमताएं पैदा होती हैं, तो बहिर्जात बल इन विषमताओं को दूर कर पुनः इसे समतल लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बल दो हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। तो चलिए बात करते हैं आपसे अंतर्जात बल की। तो पृथ्वी की आंतरिक भाग से उठने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। इस बल से पृथ्वी में दो तरह के संचलन यानी कि मूवमेंट्स होते हैं। यानी जब ये अंतर्जात बल काम करते हैं तो कौन कौन से संचलन होते हैं यानी मूवमेंट होते हैं, उन्हें हम देखते हैं। पहला तो होता है आपका क्षैतिज संचलन यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स, और दूसरा होता है लंबवत संचलन यानी कि वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, क्षैतिज कहने का मतलब है कि इस तरीके से गति होना, और लंबवत कहने का मतलब होता है या ऊपर गति होना या नीचे की तरफ गति होना, ये आपका लंबवत होता है। तो इन दोनों बलों के द्वारा क्या होता है, तो इन संचलनों द्वारा भूतल पर अनेक विषमताओं का सूत्रपात होता है, जिस कारण भूतल पर तरह तरह के उच्चावचों का निर्माण एवं विकास होता है। यहाँ पे दोस्तों हम बता दें कि उच्चावच आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका प्रथम श्रेणी के उच्चावच, दूसरा आपका द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तीसरा आपका है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। ठीक है, जो प्रथम श्रेणी का उच्चावच है इसमें आपका कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप और ओशंस यानी कि महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी में आपके आते हैं पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश आदि क्रियाएँ आती हैं। और तीसरे प्रकार के उच्चावच के अंतर्गत आपके विभिन्न स्थल रूप आते हैं, जो कि इन दोनों प्रकार के स्थल रूपों के अपक्षय और अपरदन के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, विकास होता है। भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रियाएं भी अंतर्जात बल की ही परिचायिका होती हैं। ठीक है, तो क्षैतिज और लंबवत संचलन के कारण आपके इस तरह के निर्माण होते हैं। अब बात देख लेते हैं कि अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के कारण क्या क्या हैं। तो अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के दो कारण हैं प्रमुखता है। एक है आपका पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय विषमता। तापीय विषमता कहने का मतलब है कि कहीं पर ज़्यादा तापमान और कहीं पर कम तापमान। ठीक है, और दूसरा कारण है शैलों का सिकुड़ना तथा फैलना। अब शैलों के सिकुड़ने और फैलने से कैसे क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो शैलों यानी कि चट्टानों में जब संकुचन का मतलब होता है किसी चीज़ का सिकुड़ना। संकुचन प्रायः भूगर्भ में तापीय अंतर के कारण ही होता है। इस तरह तापीय अंतर के कारण चट्टानों में फैलाव तथा संकुचन के कारण, फैलाव तो आप जानते हैं कि किसी चीज़ का फैल जाना यानी विस्तार हो जाना,
संकुचन का मतलब उसमें कमी आ जाना, उसके विस्तार में कमी आ जाना। तो इस तरह तापीय अंतर के कारण चट्टानों में फैलाव तथा संकुचन के कारण उनमें स्थानांतरण यानी डिस्प्लेसमेंट तथा समायोजन यानी एडजस्टमेंट कभी कभी इतना तीव्र गति से होता है कि पृथ्वी के अंदर गतियां उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, आपने साइकिल में लगी स्प्रिंग को देखा होगा, ठीक है। अगर स्प्रिंग को फैलाया जाए यानी कि बाहर की तरफ किया जाए तो एक सीमा के बाद जब वो पुनः वापस आती है तो एक झटका सा महसूस होता है, ठीक है। तो इस कारण ये फैलाव और संकुचन के कारण ही होता है, जिससे गतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अब देख लेते हैं कि तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बलों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। यानी जो अंतर्जात बल हैं उनको तीव्रता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका है आकस्मिक संचलन और दूसरा है आपका पटल विरूपणी संचलन। आकस्मिक संचलन यानी कि सडन मूवमेंट, यानी किसी भी चीज़ का अचानक से घटित हो जाना। तो आकस्मिक अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न संचलन को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इससे उत्पन्न घटनाएं आकस्मिक होती हैं। आकस्मिक यानी कि अचानक घटित होती हैं तथा अचानक ही इनके द्वारा भूतल के ऊपर तथा नीचे विनाशकारी परिवर्तन हो जाते हैं। तो अचानक घटनाएं कौन सी होती हैं? जैसे आपका भूकंप और ज्वालामुखी, ये अचानक ही फटते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट द्वारा अचानक भारी परिवर्तन हो जाते हैं। लावा का धरातल के नीचे सिल, डाइक, बैथोलिक, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ आदि के रूप में प्रवेश हो जाता है। धरातल के ऊपर लावा के प्रवाह के कारण लावा पठार, लावा मैदान, विभिन्न प्रकार के शंकु आदि का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है और यहाँ पर आपका ज्वालामुखी कोई फटता है, ठीक है। अगर लावा धरातल के बाहर निकल आया तो पठार, मैदान और विभिन्न प्रकार के शंकुओं का निर्माण होगा। और अगर ये नीचे ही रह गया धरातल के तो यहाँ पर बैथोलिथ, डाइक, सिल, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ आदि रूपों का निर्माण होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं इनकी स्थिति कैसी रहती है। यदि धरातल के नीचे जो लावा है वो लंबवत रूप से जम जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं, ठीक है। और यही लावा जब क्षैतिज रूप से जमता है धरातल के नीचे तो उसे हम सिल कहते हैं, ठीक है। और धरातल के नीचे का लावा अगर गुंबदाकार रूप में जमा होता है तो उसे लैकोलिथ कहते हैं। और यदि तस्तरी नुमा यानी गड्ढे की नुमा अगर जमा होता है तो उसे लैपोलिथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो सबसे नीचे आपकी चट्टान का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं बैथोलिथ, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर लावा का प्रवाह धरातल के बाहर हुआ तो उससे आपका पठार का निर्माण होता है, लावा मैदान का निर्माण होता है, लावा शंकु का निर्माण होता है। इस प्रकार के निर्माण आपके होते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद भूकंप के कारण भी कुछ क्षणों के अंदर ही यानी बहुत कम समय में भूतल पर झील, सागर आदि का निर्माण हो जाता है। यानी कि ये आकस्मिक संचलन द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थल रूप बन जाते हैं। दोस्तों, इस चार्ट के माध्यम से आपको अंतर्जात बलों को दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बलों का विभाजन है, फोर्स। तो भूतल पर दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं। एक अंतर्जात बल यानी एंडोजेनेटिक फोर्स, दूसरा है बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनेटिक फोर्स। अंतर्जात बल में पहला है आपका पटल विरूपणी बल यानी डियास्ट्रोफिक फोर्स और दूसरा है आपका आकस्मिक अंतर्जात बल यानी सडन एंडोजेनेटिक फोर्स। इसमें आपको बताया ज्वालामुखी और भूकंप प्रमुख रूप से आते हैं। पटल विरूपणी बल जो कि बहुत लंबे समय के बाद इनका अस्तित्व दिखाई देता है, उसमें आते हैं महादेशजनक बल यानी इपिरोजेनेटिक फोर्स और पर्वत निर्माणकारी बल यानी ओरिजेनेटिक फोर्स। जो महादेशजनक बल हैं उसके अंतर्गत आते हैं ऊपरीमुखी बल यानी अपवर्ड फोर्स और निर्गमन यानी इमरजेंस। इसके अलावा अधोमुखी बल यानी डाउनवर्ड फोर्स और निमज्जन यानी सबमर्जेंस फोर्स। अगर पर्वत निर्माणकारी बल की बात करें तो उसके दो रूप हैं,
एक आपका है तनाव यानी टेंशन और दूसरा है आपका संपीड़न। तनाव में आपका भूपटल विभंग यानी क्रिस्टल फ्रैक्चर आता है, जो कि 2 तरीके का होता है, चटकन यानी क्रैकिंग, भ्रंशन यानी कि फॉल्टिंग। संपीड़न के अंतर्गत आता है भूपटल बंकन यानी कि मुड़ना, क्रिस्टल बेंडिंग, और इसके अंतर्गत आता है सम्मलन यानी वार्पिंग और वलन, ठीक है। और सम्मलन के अंतर्गत आता है उत्सम्मलन यानी अपवार्पिंग और अवसम्मलन यानी डाउन वार्पिंग, ठीक है। तो अचानक आकस्मिक संचलन की बात हमने कर ली है। अब है आपका पटल विरूपणी संचलन यानी डियास्ट्रोफिक मूवमेंट। पटल विरूपणी संचलन के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत और क्षैतिज दोनों गतियों को सम्मिलित किया जाता है। आकस्मिक संचलन में भी आपका क्षैतिज और लंबवत दोनों गतियां शामिल हैं और पटल विरूपणी बल में भी आपका क्षैतिज और लंबवत दोनों गतियां शामिल हैं। पटल विरूपणी जो बल है वह बहुत मंद गति से कार्य करता है, जबकि जो अचानक वाला था वो तीव्र गति से कार्य कर रहा था, तथा इनका प्रभाव हजारों व लाखों वर्षों बाद परिलक्षित होता है यानी दिखाई देता है, तथा बृहदाकार स्थल रूपों का निर्माण होता है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से पटल विरूपणी संचलन यानी इस संचलन को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है आपका महादेश संचलन, महादेशीय संचलन, और दूसरा है आपका पर्वत निर्माणकारी संचलन। पहले बात करते हैं महादेश जनक संचलन की यानी एपिरोजेनेटिक मूवमेंट्स की। तो जो एपिरोजेनेटिक शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के एपिरोज से निकला है, यानी जो एपिरोजेनेटिक शब्द है ये तो इंग्लिश शब्द है, लेकिन ये ग्रीक भाषा के एपिरोज से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है महाद्वीप, तथा जेनेसिस जिसका अर्थ है उत्पत्ति, यानी दोनों 2 शब्दों से मिलकर बना है। यानी ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं एपिरोज और जेनेसिस, इसी से मिलकर बना है आपका एपिरोजेनेटिक। तो दोस्तों इस संचलन से यानी पटल विरूपणी संचलन से महाद्वीपों में उत्थान और अवतलन एवं निर्गमन तथा निमज्जन की क्रियाएं होती हैं, और ये दोनों ही क्रियाएं लंबवत संचलन की परिचायिका हैं। तो ये आपको याद रखना है, लंबवत संचलन मतलब या तो ऊपर उठेगा या नीचे धंसेगा, ठीक है। तो इसको दिशा के आधार पर पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन? ऊपरीमुखी संचलन और अधोमुखी संचलन। तो पहले बात करते हैं ऊपरीमुखी संचलन की। अपवर्ड मूवमेंट। इस संचलन के कारण महाद्वीपों में 2 तरह से उत्थान होता है। प्रथम वर्ग, महाद्वीपीय भाग या उनका कोई भाग अपनी समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है, इसे उत्थान या अपलिफ्टमेंट कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई पूरा का पूरा महाद्वीप है, ठीक है। अब इसका कुछ हिस्सा, मान लीजिए कि इसके 2 हिस्से हैं, तो ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया, तो अब ये हिस्सा कुछ इस प्रकार से ऐसे आ जाता है। ये आपकी समीपी सतह थी, ठीक है। तो समीपी सतह से जब कोई हिस्सा महाद्वीप का, संपूर्ण महाद्वीप या महाद्वीप का कोई हिस्सा ऊपर उठता है तो उसे उत्थान या अपलिफ्टमेंट कहते हैं। और दूसरा वर्ग है आपका कि महाद्वीप का तटीय भाग सागर तल से जो पहले जलमग्न था ऊपर उठ जाता है, तो इसे निर्गमन यानी कि इमरजेंस कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि पूरा का पूरा महासागर है आपका भरा हुआ है, ठीक है, और महाद्वीप का कुछ हिस्सा, मान लीजिए यहाँ पर एक महाद्वीप आपका ऐसे स्थित है, तो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से ये जब सागरीय जल से ऊपर उठ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्गमन कहते हैं, यानी इमरजेंस कहते हैं। इसके बाद अधोमुखी संचलन यानी डाउनवर्ड मूवमेंट। तो इस संचलन के कारण महाद्वीपीय भाग में 2 तरह से धसाव होता है। उसमें देखो उत्थान हो रहा था, इसमें धसाव हो रहा है, ठीक है। प्रथम भाग में स्थल का भाग यानी महाद्वीप का भाग स्थानीय या प्रादेशिक रूप में अपनी समीपी सतह से नीचे धंस जाता है। इस क्रिया को अवतलन यानी सबसिडेंस कहते हैं, ठीक है।
यानी ऊपर उठता है तो उसे अपलिफ्टमेंट कहते हैं, जब नीचे जाता है तो इसे सब्सिडेंस कहते हैं। अब मान लीजिए ये आपकी सतह है, इसके दो हिस्से हैं, ठीक है। अब एक हिस्सा अपनी समीपी सतह से, ये आपकी समीपी सतह है, तो समीपी सतह से दूसरा हिस्सा नीचे चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अवतलन यानी सब्सिडेंस कहते हैं। इसके अलावा दूसरे रूप में स्थलखंड सागर तल से नीचे चला जाता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि ये दो भाग हैं आपके, ये सागर भरा हुआ है आपका और ये आपका महाद्वीप है, तो महाद्वीपीय भाग नीचे आ जाता है और सागर ऊपर हो जाता है, यानी सागर का विस्तार यहाँ तक हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जलमग्न हो जाता है। और इस क्रिया को निमज्जन यानी सबमर्जेंस कहते हैं, ठीक है। ऊपर जाना मतलब इमरजेंस और नीचे आना मतलब सबमर्जेंस। अवतलन की क्रिया तटीय भाग या महाद्वीप के बीच कहीं भी हो सकती है, परंतु निमज्जन की क्रिया तटीय भाग या सागरीय भागों में ही होती है। इसके बाद है, वो तो आपका पटल विरूपणी संचलन था। अब इसके बाद है आपका पर्वतीय संचलन यानी ओरोजेनेटिक मूवमेंट। तो ओरोजेनेटिक जो शब्द है दोस्तों, वो भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से निकला है। एक है आपका ओरोज, जिसका अर्थ होता है पर्वत, तथा जेनेसिस, और इसका अर्थ होता है उत्पत्ति। यानी कि ओरोजेनेटिक का अर्थ है पर्वतों की उत्पत्ति, ठीक है। इसे पर्वतन बल भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो पर्वतन बल के अंतर्गत बल प्रायः क्षैतिज रूप में कार्य करता है। देखिए, जो डियास्ट्रोफिक जो मूवमेंट था आपका, उसमें लंबवत काम भी कर रहा था, यानी लंबवत काम ही कर रहा था, लेकिन जो परिवर्तन बल है उसमें क्षैतिज रूप से काम करता है बल, इसलिए इसे क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल यानी टैंजेंटियल फोर्स भी कहते हैं। यह बल भी दो रूपों में कार्य करता है। जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, यानी कि एक इस दिशा में जा रहा है, दूसरा इस दिशा में जा रहा है, तो इसे हम तनाव मूलक यानी टेंशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसे तनाव मूलक बल कहते हैं। तनाव के कारण धरातल में भ्रंश, दरार यानी फ्रैक्चर तथा चटकने यानी क्रैक्स पड़ जाते हैं। जब बल आमने सामने कार्य करता है, आमने सामने कहने का मतलब है कि एक बल ऐसे काम करता है, दूसरा बल ऐसे काम करता है, तो जब आमने सामने कार्य करता है तो उसे संपीड़न होने लगता है और इसे संपीड़नात्मक यानी कंप्रेशनल फोर्स कहते हैं। इस बल से धरातलीय चट्टानों में संवलन यानी वार्प तथा वलन यानी फोल्ड्स पड़ जाते हैं। भूपटलीय बंकन या मुड़ाव यानी क्रिस्टल बेंडिंग, जब क्षैतिज संचलन आमने सामने कार्यरत होता है तो धरातलीय चट्टानों में बंकन या मुड़ाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी जब दोनों बल एक दूसरे की ओर काम करते हैं तो बंकन और मुड़ाव की स्थिति होती है। यह जो मुड़ाव होता है ये भी दो रूपों में होता है, एक आपका संवलन यानी वार्प और दूसरा है आपका वलन यानी कि फोल्ड। तो अब देखते हैं कि संवलन क्या होता है। तो संवलन का प्रभाव दूर तक विस्तृत क्षेत्र में होता है। इसके अंतर्गत भूतल या विस्तृत भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। यह कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये कोई पूरा का पूरा क्षेत्र है, तो या यह क्षेत्र ऊपर उठ जाएगा इस प्रकार से, या तो फिर नीचे धंस जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो संवलन की जो प्रक्रिया है वो विस्तृत भाग में होती है। जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न के कारण धरातल का बीच का भाग गुंबद आकार में ऊपर उठ जाता है तो उसे उत्संवलन यानी अपवार्पिंग कहते हैं। और जब धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़कर धंस जाता है तथा बेसिन या गड्ढे का निर्माण होता है तो उसे अवसंवलन यानी डाउन वार्पिंग कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक स्थल रूप है जो सपाट है, अब इसमें दोनों तरफ से बल काम करने लगे, जैसे संपीड़नात्मक बल हुआ, तो इससे अगर विस्तृत भाग ऊपर उठ गया इस प्रकार गुंबद नुमा, तो ये आपका अप वार्पिंग है यानी उत्संवलन है। और यही जब नीचे धंस गया इस प्रकार से गड्ढे नुमा या बेसिन के रूप में, तो ये आपका डाउन वार्प यानी अपसंवलन होता है। इसके बाद है वलन। पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा
उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। लहरनुमा मतलब कुछ इस प्रकार से, ठीक है, लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। इस तरह के मोड़ों को वलन कहा जाता है। वलन में कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है, ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो जो ऊपर उठा हुआ भाग है यानी ये वाला भाग है जो, उसे हम अपनति यानी एंटीक्लाइंस कहते हैं, और जो भाग नीचे धंस जाता है उसे अभिनति यानी सिनक्लाइंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है भूपटल विभंग यानी क्रिस्टल फ्रैक्चर। तो भूपटल में पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा एक तल के सहारे चट्टानों के स्थानांतरण को भूपटल विभंग कहते हैं। भूपटल विभंग अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण तनाव और संपीड़न के कारण होता है। जब तनाव की शक्ति सामान्य होती है तो भूपटल में केवल क्रैक्स पड़ते हैं, यानी जब तनाव की शक्ति नॉर्मल है तो क्रैक्स पड़ते हैं, परंतु यदि यह शक्ति कुछ प्रबल होती है तो चट्टानों के स्तरों में स्थानांतरण होने लगता है। इसे विभंग यानी फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है, यानी जब सामान्य था तो क्रैक्स हुए और जब थोड़ा और तीव्र हुआ तो आपका फ्रैक्चर हुआ, और इसमें चट्टानों का स्थानांतरण सामान्य ही होता है। यदि तनाव मूलक संचलन अधिक तीव्र है तो विभंग तल यानी फॉल्ट प्लेन के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण बड़े पैमाने पर होता है, तब इसे भ्रंश यानी फॉल्ट कहा जाता है। फॉल्ट यानी भ्रंश तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल यानी प्लेन के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। और जिस तल के सहारे भूपटल की चट्टानों में खंडों का स्थानांतरण होता है उसे विभंग तल या भ्रंश तल कहा जाता है। वास्तव में विभंग तल के सहारे ही गति होती है जिससे भ्रंश का निर्माण होता है आपका, ठीक है। चलिए, ये तो आपके थे अंतर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न होने वाली कुछ विषमताएं, और इसके बाद था आपका बहिर्जात बल। बहिर्जात बल जो उत्पन्न विषमताओं में समानता पैदा करते हैं। तो इसमें बहिर्जात बल में आता है सबसे पहले अनाच्छादन यानी डेनुडेशन। डेनुडेशन में क्या होता है कि चट्टानें अपने स्थान पर टूटती हैं और बिखरती हैं, और जो टूटने बिखरने से जो मलबा प्राप्त होता है, जो सैल चूर्ण प्राप्त होते हैं, जो अपक्षेद पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होता है और जाकर के जमाव होता है, ठीक है। तो अनाच्छादन के अंतर्गत दो क्रियाएं आती हैं, अपक्षय और अपर्दन। दोस्तों, अपक्षय का मतलब है चट्टानों का, ये मान लीजिए चट्टान है, चट्टान का अपने ही स्थान पर टूट करके बिखर जाना, ये आपका अपक्षय होता है, ठीक है। और जो अपर्दन है, अपर्दन में क्या होता है कि जो अपक्षयित पदार्थ हैं उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, ठीक है। और अपक्षयित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले जो बल हैं, जो कारक हैं, वो प्रमुख हैं, जैसे बहता जल यानी कि नदी, पवन, हिमनद, सागरीय तरंग, परिहिमानी, और इसके अलावा है आपका भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर। यानी ये 6 प्रकार के कारक होते हैं जो अपर्दन का प्रमुख रूप से कार्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के बारे में, यानी भूतल पर जो परिवर्तन लाने बल हैं उन पे बारे में बात की हमने। इसमें हमने अंतर्जात बल को देखा जिसमें क्षैतिज संचलन और लंबवत संचलन शामिल थे। इसके अलावा हमने देखा आपसे तीव्रता के आधार पर तो आकस्मिक संचलन और पटल विरूपणी संचलन, ठीक है। इसके अलावा हमने आपसे पटल विरूपणी संचलन के बारे में बात की। इसमें हम क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से हमने देखा महादेशीय संचलन और पर्वत निर्माणकारी संचलन, ठीक है। महाद्वीपीय संचलन जिससे महाद्वीपों का निर्माण होता है, ठीक है।
और इसके अलावा हमने इसे दिशा के आधार पर 2 भागों में बांटा, ऊपरीमुखी संचलन और अधोमुखी संचलन, ये भी आपको डिटेल से बताया। इसके अलावा आपको इमरजेंस, अपलिफ्टमेंट और अधोमुखी संचलन यानी सबसिडेंस के बारे में बताया। इसके बाद पर्वतीय संचलन जो कि क्षैतिज रूप से काम करता है, उसके बारे में बताया। इसमें हमने तनाव यानी टेंशन और फोल्ड के बारे में आपसे बात की, ठीक है। और इसके अलावा सम्वलन यानी वाष्प और वलन के बारे में भी आपसे चर्चा की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।